Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, मैं PPSC बॉटनी लेक्चरर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम FSC बायोलॉजी में जितने भी बॉटनी के चैप्टर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। देन हम BSc बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद MSc बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। लाइक हम बेसिक टू एडवांस स्टडी करेंगे बॉटनी लेक्चरर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। टेस्ट की प्रिपरेशन का यही तरीका होता है कि सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर उसके बाद ही हम एडवांस की तरफ जाएंगे। एंड आई होप कि ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम FSC बायोलॉजी बुक 1 का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, विच इज़ किंगडम प्लांटी। तो इस लेक्चर में हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, डिवीजन ब्रायोफाइटा डिस्कस करनी है एंड लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक वर्ड को समझते हैं सबसे पहले। इस तरह का एक वर्ड हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, फाइलेटिक। तो फाइलेटिक का क्या मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके कॉमन ओरिजिन तक ले जाया जा सकता है, और इसके लिए जो हम स्टडी करते हैं वो फाइलेटिक लीनिएज में करते हैं। अब फाइलेटिक लीनिएज को समझते हैं कि इसमें स्टडी की किस तरह से जाती है। फाइलेटिक लीनिएज वो स्टडी है जिसमें ये बताया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में कैसे आया, और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन होती है, इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। अब हमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना आसान होगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं, और सिमिलैरिटीज़ की वजह बताई जाती है मोड ऑफ ओरिजिन। लाइक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जब भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, तो इसमें ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ की वजह से ग्रुप बनेंगे और इसके कॉजेज़ जो हैं वो होंगे मोड ऑफ ओरिजिन। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रुप वर सपोज्ड टू फॉरशैडो, यानी कि ग्रुप इन ग्रुप्स में ख्याल किया जाता है, इस चीज़ की अक्कासी करते हैं वो कि नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल जो ताल्लुक़ होता है, जो कुदरती ताल्लुक़ होता है ऑर्गेनिजम्स में, लाइक सिमिलैरिटीज़ एंड मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन में आ जाती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कॉमन ओरिजिन से निकले होंगे वो एक ही क्लास में फॉल करेंगे, एक ही ग्रुप में उनको रखा जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं वो यूकेरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और नॉन मोटाइल होंगे, एंड डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, जिन्हें एम्ब्रियोफाइट्स कहा जाता है। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, और एम्ब्रियोफाइट वो प्लांट्स जो एम्ब्रियो से डिवेल्प हुए हैं। एंड प्लांट सेल हैव सेल वॉल एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन, कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स। तो 360,000 नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। ये आपको MCQs भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3,60,000 नॉन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। देन हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड डिवीजन्स। तो किंगडम प्लांटी को 2 बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड सेकंड वन इज़ डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। ओके, तो सबसे पहले हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को देख लेते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। और अब हम देखते हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियो का मतलब होता है वेसल्स, यानी कि नालियाँ। तो डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक उनमें फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। और यही बेसिक डिफरेंस है डिवीजन ब्रायोफाइटा और डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में, कि डिवीजन ब्रायोफाइटा में लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, तो इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाएगा। और ट्रैकियोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, तो इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाएगा। अब हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को डिटेल के साथ देखते हैं। तो ब्रायो का मतलब होता है मोसिस, और इसके अलावा मोसिस ब्रायोफाइटा के बाद सब डिवीजन भी है। तो ज़मीन पर आने वाले जो पहले प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। ओके,
ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर आए, इस वजह से इनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी एवोल्यूशन पानी से हुई, तो प्लांट्स भी पानी में ही रहते थे और उसके बाद ज़मीन पर जो आने वाला पहले प्लांट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं। ओके, और इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई ये देख लेते हैं। दे आर जनरली थ्रो टू हैव इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। तो ये इवॉल्व किससे हुए हैं? ग्रीन एल्जी से हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। द एंसेस्टर ऑफ किंगडम प्लांटी इज ग्रीन एल्जी, कि ग्रीन एल्जी किंगडम प्लांटी के एंसेस्टर्स हैं। ओके, और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये पुअरली अडेप्टेड हैं। ये ज़मीन पर रहते तो हैं लेकिन ये महदूद रहते हैं डैम्प और शेडी प्लेसेस तक, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। वाटर के बगैर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इस वजह से ये पानी के करीब करीब डैम्प और शेडी प्लेसेस में रहते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन में कि डिवीजन ब्रायोफाइट में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो डिवीजन है ब्रायोफाइटा उसमें स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते और ना ही उनमें स्ट्रेंथन टिश्यूज़ होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपको पता है कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करता है वाटर और मिनरल्स। ओके, जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है जितने भी प्लांट्स आ जाते हैं इस डिवीजन में उनकी बॉडी का एक पार्ट पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, उनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। दूसरे जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है, इनकी पूरी बॉडी ही पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब हम देख लेते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या होती है कि ब्रायोफाइट्स की सरफेस के ऊपर एक थिन सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, और क्यूटिकल वैक्सीज और लिपर्स की बनी हुई एक लेयर है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्यूटिकल की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो जब ब्रायोफाइट्स खुश्की पर आए तो इनकी बॉडी से इवेपोरेशन ऑफ वाटर होना स्टार्ट हो गई। तो जब ये प्लांट्स पानी में रहते थे तो इस वक्त तो इनको प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन जितनी मर्जी होती रहे पानी इनको मिल रहा था। लेकिन जब ये खुश्की पर आए तो इनको प्रॉब्लम आया कि उनकी बॉडी से पानी इवेपोरेट होना शुरू हो गया। अब खुश्की वाली इन्वायरमेंट में पानी ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया कि अपनी सरफेस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर डेवलप कर ली, और ये पानी के करीब रहते थे। तो शुरू में इन प्लांट्स ने आमतौर पर थिन क्यूटिकल डेवलप की, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट्स ड्राई इन्वायरमेंट की तरफ मूव करते गए वैसे वैसे क्यूटिकल की जो थिकनेस है उसमें इजाफा होता रहा, ताकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर को कम से कम किया जाए। ओके, अब हम देख लेते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं ये पानी से दूर नहीं रह सकते। किस वजह से? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी रिक्वायर्ड है। जब तक इनके पास पानी मौजूद नहीं होगा ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और इनमें आमतौर पर सिलिएटेड सेल्स होते हैं, और सीलिया और फ्लैजेला जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेल को मोटाइल बनाते हैं। फ्लैजेला और सीलिया क्या करते हैं? सेल को मोटाइल यानी कि मूवेबल, हरकत करने के काबिल बनाते हैं। तो सिलिया और फ्लैजेला पानी में स्विम करते हैं, और इसलिए अगर वाटर नहीं होगा तो इनके गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ओके, तो इस वजह से इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। और ब्रायोफाइट्स की 3 सब डिविजन्स भी हैं, लीवरवर्ट्स, मोसिस एंड हॉर्नवर्ट्स। ओके, अब हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो ये कॉमन फीचर है किंगडम प्लांटी का कि जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि दो मुख्तलिफ जनरेशन्स अगर बदल बदल कर आएँ तो इनको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक दफ़ा स्पोरोफाइट जनरेशन आई है तो उसके बाद गैमेटोफाइट जनरेशन आ जाएगी, और उसके बाद फिर स्पोरोफाइट जनरेशन आ जाएगी, और स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमेटोफाइट जनरेशन आ जाएगी। और स्पोरोफाइट जनरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गैमेटोफाइट जनरेशन। मतलब ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन से टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस वजह से इनको हेट्रोमॉर्फिक भी कहा जाता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और मॉर्फिक उसकी शक्ल सूरत, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्म, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ओके,
तो अब हमारे पास आ जाता है गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब आपको पता है प्लांट्स। तो गैमेटोफाइट किसको कहा जाता है? प्लांट बॉडी को कहा जाता है। वो प्लांट बॉडी जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो इसमें क्या होता है कि गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है ये, और ये हैप्लाइड होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, जिनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकुस होता है। अब डोमिनेंट और कॉन्सिपिकुस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ प्लांट में वाज़ेह नज़र आए वो डोमिनेंट और कॉन्सिपिकुस होती है। तो अब हमारे पास आ जाता है थैलाइड। तो थैलाइड क्या होता है? दी प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ना तो ट्रू स्टेम मौजूद हो, ना ही ट्रू लीव्स मौजूद हो, और ना ही ट्रू रूट्स मौजूद हो, और ना ही उनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हो, तो वो प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी? थैलाइड। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनकी मौजूदगी ही किसी प्लांट में ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद ना हो, लाइक जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज उसमें ना हो, तो उसमें कभी भी ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम नहीं हो सकती। ओके। अगर किसी प्लांट की बॉडी इस तरह की है कि जिसमें हमें रूट की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, स्टेम की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, उसमें लीव्स की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम उसको स्टेम लाइक, लीव्स लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मौजूद हैं। ओके। तो कुछ लीवरवॉर्ट्स हैं और ऑल मोसिस मेंबर्स जो हैं उनमें स्टेम लाइक, लीव्स लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके। अब हम देख लेते हैं राइजॉइड्स। तो आपको पता है कि रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे राइजॉइड्स कहा जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? सेम रूट की तरह का ही इसका फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड इनकरेज, यानी कि ये मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, और प्लांट बॉडी को ज़मीन में गाड़े रखने का काम करते हैं राइजॉइड्स। ओके। तो अब हमारे पास आ जाता है मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर एंथ्रीडिया मौजूद होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमेट्स तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी मूवेबल होते हैं। और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये इन मेल गैमेट्स को पानी में रिलीज़ कर देते हैं। ओके। और मेल गैमेट्स के और नाम भी हैं, जैसे उनको स्पर्मेटोजॉइड्स भी कहा जाता है, एंथ्रोजॉइड्स भी कहा जाता है, और स्पर्म भी कहा जाता है। ओके। अब हम देख लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर आर्चिगोनिया मौजूद होता है। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहा जाता है आर्चिगोनिया। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में मल्टी सेलुलर आर्चिगोनिया होता है, और आर्चिगोनिया का क्या काम है कि ये भी फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और सिंगल आर्चिगोनिया सिर्फ एक ही एग सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो एक आर्चिगोनिया है वो क्या करता है? सिर्फ एक ही एग सेल प्रोड्यूस करता है, और वो एग सेल नॉन मोटाइल होता है, यानी कि ये जो आर्चिगोनिया है या उसके अंदर जो एग सेल मौजूद है वो नॉन मोटाइल है, वो अपनी मूवेबल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो जो एग्स होते हैं रिटेन्ड इन आर्चिगोनिया के, रिटेन्ड का मतलब होता है अंदर ही रहते हैं, एग्स आर्चिगोनिया के अंदर ही रहते हैं। और फीमेल गैमेट्स को एग भी कहा जाता है, ओवम भी कहा जाता है, और ओस्पोर भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन थ्रू वाटर होती है, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रोजॉइड्स को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वो एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं कि स्विम करते हुए आर्चिगोनिया में एग सेल तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि एंथ्रोजॉइड्स को कैसे पता चलता है कि ये आर्चिगोनिया है और यहाँ पर एग सेल मौजूद है। तो जो आर्चिगोनिया है वो कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा, तो ये केमिकल इन स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी जो अट्रैक्शन होगी, इस अट्रैक्शन की वजह से स्पर्म एग के करीब पहुंचेंगे और जाइगोट बन जाएगा। ओके। तो एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं ये आर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किस तरह से? इसको केमोटेक्टिकली कहा जाता है। केमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। टेक्टिक या टैक्सिस का जो मतलब है वो है किसी स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होना। ठीक है।
इसी स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको टैक्टिक या टैक्सिस कहा जाता है। और यहाँ पर केमो का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये कि वो जो स्टिमुलस है वो केमिकल है, तो इस वजह से उसको केमोटैक्टिकली मूवमेंट कहा जाता है। जैसे सपोज कि कोई ऐसी मूवमेंट है जो लाइट की वजह से हो रही, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फोटोटैक्टिकली मूवमेंट। ओके। और ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लाइक एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, इनके ऊपर एक स्टीराइल सी लेयर होती है। ठीक है। स्टीराइल क्यों कहा जाता है कि वो जो लेयर है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से उसको स्टीराइल कहा जाता है। ओके। और फर्टाइल किसको कहते हैं कि हर वो चीज़ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो वो फर्टाइल कहलाती है। ओके। जैसे कि यहाँ पर फर्टाइल क्या चीज़ है, एग सेल है और स्पर्म सेल्स हैं। और ये जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया हैं, ये एक ही प्लांट पर मुख्तलिफ जगह पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स पर भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लाइड होगा। तो जाइगोट रिटेन्ड विद इन आर्चिगोनिया। तो जो जाइगोट है वो कुछ देर आर्चिगोनिया में रेस्टिंग स्टेज में गुजारते हैं और फिर वो एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाते हैं। जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। तो जाइगोट में जो डिवीजन हो रही है वो कौन सी होगी, माइटोसिस, और उसके बाद वो एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाएंगे। ओके। तो अब हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ऑल प्लांट्स डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जाइगोट में माइटोसिस होती है और एम्ब्रियो बनता है। अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी में पढ़ चुके हैं। तो जाइगोट में माइटोसिस होती है तो एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो में फिर माइटोसिस होती है, तो इसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है। ओके। अब हम देखेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये डिप्लाइड होती है और ये लेस कॉन्सिपिकस होती है। लेस कॉन्सिपिकस का क्या मतलब होता है कि प्लांट में जो चीज़ प्लांट के अंदर छुपी हुई हो, जो वाजिया नज़र ना आए, उसे हम लेस कॉन्सिपिकस कहते हैं। और इंटायरली डिवेल्प इनटू द गेमेटोफिटिक बॉडी, ये कहाँ पर डिवेल्प होती है, गेमेटोफिटिक बॉडी के अंदर डिवेल्प होती है और रिमेन अटैच टू द गेमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट जनरेशन गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहती है और ये डिपेंड करती है गेमेटोफिटिक जनरेशन पर। ओके। इसको हम डिपेंडेंट जनरेशन भी कहते हैं। अब ये क्यों डिपेंड करती है गेमेटोफाइट पर, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो जब उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, इस वजह से ये खुराक और नरिशमेंट के लिए गेमेटोफाइट पर डिपेंड करती है। ओके। totally and partially dependent on gametophyte for nourishment and protection. ओके। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। तो इसमें इसकी बेस में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फुट कहते हैं, और उसके ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको सीटा कहा जाता है, और उसके ऊपर एक कैप्सूल लाइक बॉडी होती है जिसको कैप्सूल या स्पोरेंजिया कहा जाता है। ओके। और उस कैप्सूल यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फुट का क्या फंक्शन होता है कि ये स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट के साथ अटैच रखता है, और स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर जिस सेल से बनते हैं इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पोर मदर सेल। ओके। तो स्पोर मदर सेल डिप्लाइड होता है, और फिर स्पोर मदर सेल्स में म्योसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे। तो हेप्लाइड स्पोर्स होंगे। आपको पता है म्योसिस में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और स्पोर से लेकर जाइगोट बनने से पहले तक हेप्लाइड जनरेशन होती है। ओके। जाइगोट से स्पोर मदर सेल तक डिप्लाइड जनरेशन होती है। अब हमारे पास आ जाता है मियोसिस से जो स्पोर्स पैदा होते हैं वो जेनेटिकली सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कि मियोसिस के बाद जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे, लाइक उनका जो जीन्स होगा ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ों का जो कंपैरिजन होता है वो आसानी से करवाया जा सकता है, जबकि सिमिलर चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर बुक में एक वर्ड होमोस्पोरस यूज़ हुआ है। तो होमोस्पोरस का, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, स्पोरस यानी स्पोर। तो यहाँ पर बात हो रही है उसकी फिजिकल अपीयरेंस की, उसकी शक्लो सूरत के लिहाज से उन स्पोर्स को होमोस्पोरस कहा गया है, जबकि जेनेटिकली ये एक दूसरे से वेरिएंट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, रिकम्बिनेंट होते हैं। तो जब इनका जीन ही एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनमें जो करेक्टर्स मौजूद होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह ही मियोसिस होती है, स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। ओके। तो बाकी हर जगह पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है।
तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज कि हमारे पास 4 स्पोर्स हैं, स्पोर ए, स्पोर बी, स्पोर सी एंड स्पोर डी। तो यहाँ पर कौन सा स्पोर होगा जो सरवाइव कर सकेगा, जो आगे तक जाएगा? तो इन चारों स्पोर्स में से जो स्पोर सबसे बेस्ट होगा, जिसका जीन सबसे बेस्ट होगा, सिर्फ वही स्पोर होगा जो आगे तक जा सकेगा, जिसको नेचर सपोर्ट करेगी, जिसको नेचर आगे सर्वाइव कराएगी। तो बाकी जो तीनों स्पोर्स होंगे वो इधर ही डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, तो प्लांट में आने वाली जो हर जनरेशन है वो अच्छी से अच्छी होगी। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये नेचर के सामने जेनेटिक वेरिएशन रखती है। मतलब कि इसमें जितने भी स्पोर्स होंगे उनमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 4 स्पोर्ट्स हैं तो चारों ही अच्छे हैं, तो जब चारों स्पोर्ट्स अच्छे हैं तो उनमें जो सबसे अच्छा होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब भी हम किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो 10 सीट्स हैं सपोज, तो 1000 बंदे ने उस पर अप्लाई कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, जो टॉप के 10 बंदे होंगे, बेशक वो सारे 1000 जो कैंडिडेट है वो सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने सिलेक्शन कैसे करनी है, जो 10 टॉप होंगे, जो 10 सबसे बेस्ट होंगे, वो उनको सिलेक्ट करेंगे। तो नेचर भी ऐसे वर्क करती है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ब्रायोफाइट्स प्रोवाइड कांस्टेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नेचर सेलेक्ट द बेस्ट जेनेटिक मेकअप। मतलब कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये बेस्ट जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं नेचर को कॉन्स्टेंटली, और नेचर उनमें से जो बेस्ट जेनेटिक मेकअप होता है उसको सिलेक्ट करती है, उसको सर्वाइव कराती है और उसको वेल अडेप्टेड करवाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने ब्रायोफाइट को 1 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। वेस्कुलर सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट, गेमेटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट अटैच्ड ऑन गेमेटोफाइट्स एंड होमोस्पोरस। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम ब्रायोफाइट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।